नमस्कार दोस्तों। दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। दोस्तों, वसीम बरेलवी की इन लाइन का मतलब आप उत्तर प्रदेश के संभल के हालात से समझिए, जहां लोग किस कदर संगीनों के साए में हैं कि खुद तो आजादी से जी नहीं पा रहे, किसी के आने की आहट भी अब खतरा माना जा रहा है। संभल जाने की मजबूरी अब अपने ही देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को नहीं है, सांसद प्रियंका गांधी तक को नहीं है, सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल बिगड़ने का डर है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग संभल जाकर कुछ ऐसे परिवारों से मिलना चाहते हैं जिनके बच्चों की गोली लगने से मौत हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन परिवारों को थोड़ा ढांढस बंधाना चाहती हैं, उनकी परेशानी सुनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि प्रशासन को अमन चैन का खतरा नजर आ रहा है। लेकिन मजहब के नाम पर जहर उगलने वाले नेताओं से ना ही उत्तर प्रदेश को कोई खतरा है, ना ही पूरे देश को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश में एमएलए मयंकेश्वर शरण सिंह तक जब एक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देते हैं तब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई का जिम्मा है वो तो खुद उसी जमात में शामिल हैं, बाकायदा संविधान की शपथ लेकर। गिरिराज सिंह अब कुतुब मीनार और लाल किले की भी खुदाई चाहते हैं, उस लाल किले की जिसकी प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए खुद उनके नेता को भी 10 साल हो गए। और बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह झूमते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। सामने भक्त भी हैं, दोहराते रहते हैं और झूमते भी हैं। इसके बाद भी खतरा तो सिर्फ विपक्षी नेताओं से है जो नफरत बोने वाली राजनीति का विरोध कर रहे हैं। संसद में पीठासीन अधिकारी भी उल्टे सीधे बयान देने वाले अपनी पार्टी के नेताओं को रोकने टोकने की जगह राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिशों पर ही सवाल उठाते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की इसी बात को आप भी सुनिए, फिर एक सवाल आपके जहन में भी आएगा कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों कि संसद सत्र के दौरान क्या नेता प्रतिपक्ष का रहना ही संसद में जरूरी होता है, नेता सदन यानी प्रधानमंत्री का नहीं। पीठासीन अधिकारी ने प्रधानमंत्री को क्या कभी उनकी इस जिम्मेदारी का एहसास कराया है? क्या ऐसा करने की हिमाकत भी कोई कर सकता है क्या? लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर यह ज्ञान, ये नसीहत इसीलिए दी जा रही है क्योंकि विपक्ष के नेता उन्हीं की पार्टी की सत्ता वाले एक राज्य की हकीकत सामने लाना चाहते हैं। राहुल गांधी कल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ दूसरे नेताओं के साथ संभल जाना चाहते थे, लेकिन संभल तो दूर, उन्हें दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद आखिरकार गाजियाबाद से ही उन लोगों को वापस लौटना पड़ा। राहुल गांधी इसे देश के नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन बताते हैं तो प्रियंका ने इसे सीधे सीधे संविधान पर अटैक बताया है। राहुल गांधी को अकेले पुलिस के साथ भी जाने की मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि यूपी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी पुलिस और प्रशासन को चकमा देकर संभल पहुंच ही गए और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से फोन पर बातचीत भी करवाई। इससे पहले यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं और उसके मुखिया अखिलेश यादव तक को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली थी, जाने किसी को नहीं दिया गया था संभल। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी रोका गया था। प्रशासन का कहना है कि संभल में 10 दिसंबर तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर संभल में ऐसा क्या है जिसे यूपी सरकार छिपाना चाहती है। राजनीतिक दलों के नेता तो राजनीति ही करेंगे, खुद बीजेपी भी ऐसा ही करती है। प्रशासन का कहना है कि अभी संभल में जांच पड़ताल चल रही है। संभल में हुई फायरिंग में पाकिस्तान लिखे कारतूस के खोखे मिलने का दावा भी पुलिस ने किया है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस कुछ भी बरामद कर सकती है, क्योंकि संभल की पूरी साजिश ही सरकार और प्रशासन की ओर से रची गई थी। ये आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और तभी से विपक्षी योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्ष को संभल जाने नहीं दिया जा रहा है, जो पहले से लगते आरोपों को और तेज कर रहा है। विपक्षी दल के नेता संभल में जाकर आखिर क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? वो कोई जांच एजेंसी तो नहीं है जो मौके का मुआयना करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, पीड़ित परिवार से ही तो मिलेंगे। जाहिर है उस पर भी राजनीति करेंगे, ये बात सही है, लेकिन वो काम तो अब भी हो रहा है। सरकार और प्रशासन को माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। इसी दलील के साथ राहुल, प्रियंका और पहले अखिलेश को रोका गया था। इसी बात पर अखिलेश ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं, जो चंद नेताओं के जाने पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। कानून व्यवस्था तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। संभल में तो इसका सीधा गुनहगार अखिलेश यादव पुलिस और प्रशासन को ही बताते हैं। क्या सरकार और प्रशासन को लगता है कि पीड़ित परिवार राहुल गांधी को कुछ ऐसा बता देंगे जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? क्या इसीलिए राहुल को अकेले पुलिस के साथ भी संभल जाने से रोक दिया गया? क्या 10 दिसंबर तक प्रशासन पीड़ित परिवारों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना चाहता है? क्या 10 दिसंबर के बाद भी ये रोक बढ़ाई जा सकती है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जो खड़े होते हैं। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि साल 2011 में गुपचुप तरीके से ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसोल पहुंचने वाले राहुल गांधी उसी अंदाज में संभल क्यों नहीं पहुंच गए? भट्टा पारसोल में मायावती सरकार के वक्त किसान आंदोलन में राहुल गांधी बिना किसी को बताए 10 मई 2011 को अपने एक स्थानीय नेता के साथ बाइक पर बैठकर किसानों के बीच पहुंच गए थे। लेकिन शायद उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में यही बड़ा फर्क आ गया है। इस फर्क को आप मुद्दे के जरिए भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2011 में मायावती सरकार के वक्त मुद्दा किसानों का था और आज योगी सरकार में मुद्दा 2 धर्मों का हो गया है। उसी के मुताबिक सिस्टम और उसके तौर तरीके बदल चुके हैं और बदल चुकी है राजनीति, सियासत, सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि पूरे देश की। इसीलिए संभल के जरिए असली सवाल जो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है वो ये कि संभल में जो हुआ, अजमेर में जिसकी बुनियाद रखी जा रही है, यूपी के काशी और मथुरा में जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, वो विवाद आखिर सामने क्यों आ रहे हैं? उन्हें क्यों बोतल में बंद जिन्न की तरह एक एक कर निकाला जा रहा है? ऐसे विवादों का मकसद क्या है और ऐसे विवाद कहां जाकर रुकेंगे? अखिलेश यादव ने संसद में इसके नतीजों की एक वानगी भी पेश की। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। हम क्या खो देंगे? हम क्या खो चुके हैं और क्या खोते जा रहे हैं? इसका एहसास आम हिंदुस्तानी को तो बहुत अच्छे से है, लेकिन जिन लोगों के हाथों उस बात को बचाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सत्ता सौंपी गई है, वही या तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या फिर उन्हीं से जुड़े लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जबकि देश और समाज को जरूरत इस नफरत की नहीं, रोजगार, अच्छी पढ़ाई, सेहत और तरक्की की है। ऐसे फसाद ना हो,
इसके लिए संसद ने ही कानून बना रखा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके मुताबिक आजादी के वक्त 1947 में जो धार्मिक स्थल जिन स्थिति में था, जिस भी स्थिति में, उसे वही माना जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसा करने की मांग करने वालों को सजा का भी इंतजाम कानून में है। लेकिन काशी, मथुरा, संभल, अजमेर से होते हुए ये आंच ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार की ओर बढ़ रही है। इस आंच को हवा देने वाले सत्ता में बैठे लोग ही हैं। अब तो सत्ता में बैठे बीजेपी के सांसद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो भला लोग उम्मीद विपक्ष से क्यों ना करें, और नहीं करें तो किससे करें? लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आप सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सुने होंगे। कांग्रेस सत्ता में आई तो घर छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस तक छीन लेगी। उन बयानों को जनता ने नकार भी दिया। लेकिन आज सत्ता में कौन है और क्या क्या छीनने की कोशिश हो रही है, ये सब आपके सामने है दोस्तों। मैं पहले भी ऐसे ही मसलों पर आपसे सवाल कर चुका हूं, आज फिर करता हूं दोस्तों। राजनीति से हटकर आप ही तय करिए कि अपने आने वाले कल के लिए कैसा हिंदुस्तान आप चाहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला वो भारत जिसे मैंने, आपने और हमारे आपके बुजुर्गों ने गढ़ा है, जिया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।